राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, यह जो टॉपिक है आपका जियो में श्वसन एवं परिवहन से संबंधित जो क्लास है उसकी हम बात करेंगे। तो जो मानव श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसी टॉपिक की, वो जियो में श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन के प्रकार और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी मुख्य रूप से ये रहेगी मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन जो हमने हल किया था, जो हमारी एमसीक्यू वाली क्लास थी, क्लास जो 27वें नंबर की क्लास थी, क्लास नंबर 27, कोशिका चैप्टर के जो मैंने एमसीक्यू करवाए थे, उसमें 90 मिनट में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था एमसीक्यू वाली क्लास में। जब आप 9 मिनट की क्लास देखोगे तो 90 मिनट में एक प्रश्न आएगा ये वाला, निम्न में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता। मैंने वहां पर नहीं होता गलती से लिख दिया था, वहां पर प्रश्न में नहीं आएगा। मतलब निम्न में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होता है, प्रश्न इस प्रकार था। और इसका जो उत्तर है, चिकनी द्रव्य जालिका द्वारा जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण है, यह कार्य होता है। और नहीं होता में ये तीनों ऑप्शन चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा नहीं किए जाते। यह जो है द्रव्यों का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण, ये जो तीनों ही कार्य है दोस्तों, यह जो है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आप उस प्रश्न में करेक्शन कर लेना, निम्न में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होता है, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। और उसका उत्तर रहेगा प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होगा। वहां प्रश्न में गलती से नहीं लिखा गया था और मैंने वहां पर आपको जो सी ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण, ये उत्तर बताया था। उत्तर तो यही रहेगा, लेकिन प्रश्न में आपको जो नहीं है इसको हटाना है। क्यों? क्योंकि ये जो बचे हुए तीनों कार्य है ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा होते हैं। और प्रश्न में आपसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा कौन सा कार्य होता है उसके बारे में पूछा गया था। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के मानव श्वसन तंत्र की हम बात करें तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहा है। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात होगी इसमें तो नासा द्वार की होगी, जहां से हम श्वास लेते हैं। फिर नासा द्वार से जो है श्वास मुख गुहा पर जाती है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फिर ग्रसनी के बाद कंठ का नंबर आता है, कंठ के बाद श्वास नली आती है। श्वास नली की हम बात करें तो इसमें उपास्थि वलय रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो रहेगी आपके उपास्थि वलय के बाद श्वसनी आएगी, यहाँ पर जो है यह श्वसनी बनी हुई है। उसके बाद आएगी श्वसनिका, जो श्वसनिका है वह श्वसनी जब आगे जाके दो भागों में टूटेगी तो श्वसनिका बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें कूपिका कोश, इनकी बात होगी, यहाँ पर डायफ्राम दिया रहता है, यह पसलियां हैं और यह फुफ्फुस है। तो हम जो बात कर रहे हैं नासा द्वार से हम शुरू करेंगे, वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक को लेंगे। जो आपकी श्वास नली है यह आगे जाके दो भागों में टूट जाती है, वह श्वसनी में, और श्वसनी के आगे जाने के बाद और अन्य भागों में टूटती है, वह श्वसनिकाएं रहती है। और इन श्वसनिकाओं का जो अंतिम छोर रहता है यह कूपिका या कोश कहलाता है। अब हम वन बाय वन यहाँ पर जो मानव श्वसन तंत्र है इसमें आपके एक एक टॉपिक की बात करेंगे या एक एक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र को, हम भाग जो अलग अलग भागों में हमने बांटा है उनको देख लेते हैं। जो मानव श्वसन तंत्र है यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ऊपरी श्वसन तंत्र। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में जो हमने अभी इतने सारे पार्ट जो अलग अलग थे भाग उनको हमने पढ़ा था, उनमें क्या क्या आता है? तो ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र आते हैं। यह जो यहाँ पर आपने जो देखा था नासा द्वार, उसके बाद मुख, गुहा, ग्रसनी, और ये जो कंठ है यह एक तरह से स्वर यंत्र में ही आएगा। तो नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र जो है यह आपके ऊपरी श्वसन तंत्र में आएंगे। अब हम निचला श्वसन तंत्र की बात करें तो निचला श्वसन तंत्र में आपके श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकोश या कूपिका और फेफड़े, ये किस में आएंगे? निचले श्वसन तंत्र में आएंगे। और जो अंतिम रहेगा मांसपेशी, जो जिसको हम डायफ्राम भी कह सकते हैं, या जो मांसपेशियां है ये डायफ्राम, दोनों की यहाँ पर एक साथ बात हो रही है। तो जो मानव श्वसन तंत्र इसको मुख्य रूप से यहाँ पर इन 3 भागों में बांटा गया है। अब हम आगे देखें तो हम नासिका से शुरुआत करते हैं। नासिका पट्ट नाक को 2 भागों में बांटता है। जो नासिका पट्ट रहता है दोस्तों नाक को 2 भागों में बांटता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, झाड़ी नुमा पक्षमाप, श्लेष्मा आपसी सहयोग से वायु में उपस्थित धूल के कण, पराग कण आदि को दूर कर वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। जो नाक रहता है उसके अंदर छोटे छोटे जो महीन बाल रहते हैं वह, और जो श्लेष्मा झिल्ली रहती है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे का आपसी सहयोग कर वायु में जो धूल के कण उपस्थित रहते हैं इनको आदि को क्या करता है? दूर करता है। जिससे क्या होती है? जो वायु रहती है वो शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में जाती है।
जो नासिका गुहा है यह नासा ग्रसनी से जुड़ा भाग होता है। जो नासिका गुहा रहती है दोस्तों, यह नासा ग्रसनी से जुड़ा भाग रहती है। नासिका को पहला श्वसन अंग माना गया है, याद रखें, जो नासिका है इसको क्या माना गया है, पहला श्वसन अंग माना गया है। नासिका गुहा वायु को गर्म और नम करती है, याद रखना ये बात भी। जो नासिका गुहा रहती है दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं तो जो वायु है नासिका गुहा से उगती हुई जाती है, यह इस वायु को क्या करती है, गर्म करती है और क्या करती है, नम भी बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें नासिका के बाद मुख की। प्राणी मुंह से भी श्वास लेते हैं। जो प्राणी है दोस्तों वो मुंह से भी श्वास लेता है। मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास के समान क्या नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि वायु नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो वहां पर जो महीन बाल है और श्लेष्मा है, ये धूल आदि के कण या पराग कण जो रहते हैं इनको क्या करते हैं, रोकते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। जबकि हम जो मुंह से श्वास लेते हैं, यह सीधी वायु, जिस भी प्रकार की वायु हमारे सामने है उसी वायु को जो हम ले रहे हैं, तो ये जो सीधी जो वायु रहती है, ये एक तरह से हम सीधी उस वायु को लेते हैं तो यह क्या होती है, शुद्ध नहीं होती। मुख श्वसन तंत्र में द्वितीय अंग की तरह कार्य करता है। जो मुख रहता है दोस्तों, ये श्वसन तंत्र में क्या करता है, द्वितीय अंग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रसनी। ग्रसनी जो है नासिका गुहा से जुड़ा अंग है। जो ग्रसनी रहती है दोस्तों, ये क्या रहती है, नासिका गुहा से जुड़ा अंग रहती है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो ग्रसनी है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। ग्रसनी एक पेशी चिमनी नुमा संरचना होती है। जो ग्रसनी होती है दोस्तों, एक पेशी चिमनी नुमा संरचना रहती है। नासिका ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का क्या है, प्रथम भाग है। जो नासा ग्रसनी है दोस्तों, यह जो नासा ग्रसनी है, यह नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाया जाने वाला क्या है, ग्रसनी का प्रथम भाग है। नेक्स्ट हम देखें इसी में ग्रसनी में ही, जो वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। जो वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से कहां आती है, मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो यह सीधी मुख ग्रसनी में क्या करेगी दोस्तों, प्रवेश करेगी। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लाइटिस, जिसे घाटी ढक्कन के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। जो मुख ग्रसनी है वहां से वायु क्या करेगी, कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लाइटिस, जो एक ढक्कन नुमा घाटी ढक्कन भी इसे कहा जाता है, संरचना होती है, उसकी सहायता से क्या करती है, स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। एपिग्लाइटिस एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है। जो एपिग्लाइटिस रहता है, ये क्या रहता है, एक पल्ले नुमा और लोचदार क्या रहता है, उपास्थि संरचना रहती है, जो श्वास नली और आहार नली के मध्य क्या करता है, एक स्विच का कार्य करती है। जो श्वास नली रहती है दोस्तों और आहार नली जो रहती है, उसके मध्य जो है एपिग्लाइटिस एक स्विच का कार्य करता है। तभी तो हम जब श्वास लेते हैं या हम खाना भी खाते हैं, तो खाना खाते समय जो रहेगा, हम जब आहार नली की और श्वास नली के मध्य ढक्कन की तरह या स्विच की तरह कार्य कर रहा है, तो श्वास लेते समय जो भोजन रहेगा वो श्वास नली में नहीं जाएगा। और जैसे ही हम आहार खाना या खाना खाएंगे, तो खाना खाते समय भी जब हम खाना खाएंगे तो वह श्वास नली में नहीं जाएगा। इस प्रकार के एक सिस्टम की तरह एपिग्लाइटिस हमारे शरीर में काम करता है। तो यह क्या करता है, एक स्विच की तरह कार्य करता है। ग्रसनी भोजन निकलने में भी, जो ग्रसनी है यह भोजन निकलने में भी सहायक है। ऐसे में एपिग्लाइटिस एक ढक्कन के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु जो है श्वास नली में ही जाए एवं भोजन किस में जाए, आहार नली में ही। तो जो एपिग्लाइटिस है यह क्या सुनिश्चित करता है, जो वायु है या जो हम श्वास ले रहे हैं वह किस में जाए, श्वास नली में ही जाए, और जो भोजन है वह किस में जाए, आहार नली में ही जाए। यही ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। वरना अगर आप भोजन करते करते अगर भोजन श्वास नली में चल जाए, तो श्वास नली में अगर भोजन जाकर फंस जाएगा, तो श्वास नहीं लेने के कारण व्यक्ति या जानवर की भी, जो हम बात करें व्यक्ति है, जानवर है या जो भी जीव जंतु, उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो जो बात हो रही है यहाँ पर एपिग्लाइटिस, तो ये क्या करता है, एक तरह से यहाँ पर ढक्कन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्वर यंत्र या कंठ। जो स्वर यंत्र या कंठ की हम बात करें, तो कंठ जो है ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। जो कंठ रहता है दोस्तों, ये क्या करता है, ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। जो कंठ रहता है दोस्तों, ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर क्या रहेगा, बना रहेगा। स्वर यंत्र में जो है वाकल कॉर्ड नामक संरचना पाई जाती है। जो स्वर यंत्र रहता है उसमें कौन सी संरचना पाई जाती है, वाकल कॉर्ड नामक संरचना पाई जाती है। इसकी झिल्लियों में वायु के गुजरने के कारण क्या होता है, कंपन होता है, जिस कारण क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं जब बोल रहा हूं तो जो वाकल कॉर्ड नामक संरचना जो मेरे गले में है,
उसकी झिल्लियों में क्या हो रहा है, वायु गुजर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और उस कंपन की वजह से क्या हो रहा है, आवाज उत्पन्न हो रही है, या जो ध्वनि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो उसी वजह से क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। इसे जो है स्वर यंत्र या कंठ को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगला पॉइंट श्वास नली। श्वास नली पर अब हम आते हैं। यह सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। जो श्वास नली रहती है दोस्तों, यह सी आकार के किससे बनी रहती है, उपास्थि छल्ले से बनी रहती है। यह छल्ले श्वास नली को आपस में क्या करने, चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। जो सी आकार के छल्ले श्वास नली में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं और इसे हमेशा क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। श्वास नली जो है स्वर यंत्र को श्वसनी, जिसे हम ब्रोकाई भी कहते हैं, से मिलाती है। जो श्वास नली है वह स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। जो श्वास नली रहेगी, ये स्वर यंत्र को ग्रसनी से मिलाएगी और श्वास को गर्दन से कहां तक, वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। जो श्वास नली है उसमें जो उपकला रहती है वह किसका, श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को क्या करती है, शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेसित करती है। जो श्वास नली है इसमें उपकला पाई जाती है जो क्या करेगी, श्लेष्मा का निर्माण करेगी। और जो श्लेष्मा है उसके निर्माण होने की वजह से जो श्वास के साथ आने वाली जो वायु रहती है, जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु रहती है उसको शुद्ध कर क्या करती है, यह फेफड़ों की ओर क्या करेगी, अग्रेसित करेगी। नेक्स्ट हम बात करें श्वसनी या ब्रोकाई। श्वास नली के अंत में दाई और बाई और श्वसनी में विभक्त हो जाती है। जो श्वास नली है वो क्या होती है, अंत में दाई और बाई और दाई तथा बाई दो तरफ किसमें, श्वसनी में विभक्त हो जाएगी। जैसे श्वास नली आ रही है तो ये दाई ओर तथा बाई ओर दो किसमें विभक्त हो जाएगी, श्वसनी में विभक्त हो जाएगी। अब जो श्वसनी के बाद आएगा श्वसनिका या ब्रोंकियोल। जो श्वसनी है वह पुनः विभक्त होकर किसमें जाएगी, श्वसनिकाओं में परिवर्तित होगी। जो श्वास नली थी वो विभक्त होकर श्वसनी में गई थी, अब जो श्वसनी है वह विभक्त होकर किसमें जाएगी, श्वसनिकाओं में जाएगी। अब हम बात करें वायुकोश या कुपिका की। जो श्वसनिकाएं हैं यह पुनः अति सूक्ष्म संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। जो श्वसनिकाएं रहती है वो क्या होगी, पुनः अति सूक्ष्म संरचनाओं में परिवर्तित हो जाएगी, जो क्या कहलाएंगे, वायुकोश या कुपिका कहलाते हैं। गैसों के विनिमय इन कुपिकाओं के माध्यम से होता है। जो गैसों का विनिमय है दोस्तों वो किसकी वजह से, इन वायुकोश या कुपिका के माध्यम से होता है। कुपिका फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है, याद रखना। जो फेफड़े हैं इनकी क्रियात्मक इकाई क्या है, कुपिका कहलाती है, या वायुकोश जो रहते हैं यह फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होते हैं। हर श्वसनिका के सिरों पर हजारों संख्याओं में वायुकोश होते हैं। जो हर श्वसनिका रहती है उसके जो सिरे पर जो वायुकोश रहते हैं वो कितनी संख्या में रहते हैं, हजारों की संख्याओं में रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े जो है, फेफड़े के चारों ओर द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है जिसे फुफ्फुसी आवरण कहा जाता है। जो फेफड़े रहते हैं इसके जो चारों ओर है दोस्तों, ये द्विस्तरीय क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे हम फुफ्फुसी आवरण कहते हैं। फेफड़े जो है दोस्तों ये कोमल, लचीले, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यह एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाएं एवं बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। पुरुषों में जो फेफड़े हैं दोस्तों ये स्त्रियों की तुलना में थोड़े क्या होते हैं, भारी होते हैं। जो पुरुषों में जो फेफड़े रहते हैं ये स्त्रियों की तुलना में थोड़े भारी होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वसनलियों, रक्त वाहिनियों, लचीले तंतुओं, उसके बाद हम बात करें झिल्लियों, लसिका वाहिनियों, कुपिकाओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फेफड़ों की ही, तो जो बायां फेफड़ा है यह 2 खंडों में तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। याद रखना ये पॉइंट। जो बायां फेफड़ा जो रहता है मानव शरीर में यह 2 खंडों में विभक्त रहता है तथा जो दायां फेफड़ा है यह 3 खंडों में क्या रहता है, विभक्त रहता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिसमें कई कोशिकाएं तथा कई 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। जो हर एक फेफड़ा है यह क्या है, स्पंजी ऊतकों से बना रहता है जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती है तथा करीब कितनी 30 मिलियन क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। बाएं फुफ्फुस में पाई जाने वाली खांच हृदय खांच कहलाती है। जो हृदय खांच है दोस्तों यह किस में पाई जाएगी, बाएं फुफ्फुस में पाई जाएगी या बाएं फेफड़े में पाई जाएगी। और जो हृदय खांच है दोस्तों जो बाएं फेफड़े में पाई जाती है इसी में क्या रहता है, स्थित, हृदय स्थित रहता है। फुफ्फुस में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसकी क्षमता जो है लगभग कितनी रहती है, 5.8 लीटर होती है।
5.8 लीटर के लगभग इसमें क्या पाई जा सकती है, गैस पाई जाती है, या गैस को हम भर सकते हैं। तो फुफ्फुस में गैसों का आदान प्रदान होता है और इसकी क्षमता जो रहती है वो कितनी रहती है, लगभग 5.8 लीटर रहती है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में श्वसन मांसपेशियां, जिसमें डायफ्राम की हम बात करें मेन रूप से या मुख्य रूप से, तो फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है जो श्वास लेने व छोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। जो हम फेफड़ों में जो हम गैसों का जो विनिमय होता है उसके हेतु क्या होती है, कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है जो क्या करती है, हमारा श्वास लेने में और छोड़ने में मदद करती है। जो डायफ्राम है, जिसे हम मध्यपट भी कहते हैं, यह एक प्रकार की मांसपेशी है जो श्वसन में क्या करती है, सहायता करती है। याद रखना, जो डायफ्राम, इसे हम मध्यपट भी नाम याद रखना, इसका मध्यपट भी कहते हैं इसको। ये एक प्रकार की क्या मांसपेशी जो क्या कार्य करती है, हमारी श्वास लेने में क्या करती है, सहायता करती है। डायफ्राम के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है। याद रखें, जब डायफ्राम का संकुचन होगा, जब संकुचन होगा तब वायु क्या करेगी, नासिका से होती हुई कहां, फेफड़ों में प्रवेश करेगी। जबकि इसके शिथिलन से वायु फेफड़ों में नाक से होते हुए क्या होती है, बाहर निकलती है। तो शिथिलन में तो क्या होगी, वायु जो है फेफड़े व नाक से होते हुए बाहर निकलेगी, जबकि संकुचन में क्या होगा, जो वायु है वो नासिका से होते हुए कहां पर होगी, फेफड़ों में प्रवेश करेगी। तो ये जितने भी हमारे इस डायग्राम में पॉइंट थे, हमने उन सबकी बात कर ली है। नासा द्वार की आपकी बात हुई थी, हम यहां से शुरू हुए थे। सबसे पहले हमने नासा द्वार या नासिका की बात करी थी, फिर हम मुख गुहा पर आए थे, उसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ा, फिर हमने कंठ पढ़ा, उसके बाद श्वास नली, श्वास नली में जो उपास्थि वलय है सी आकार की, उनकी हमने बात कर ली। उसके बाद जो हम श्वास नली के बाद हमने श्वसनी पढ़ा, फिर श्वसनिका पढ़ा। श्वसनी, जो श्वास नली है वह श्वसनी में विभक्त हुई थी, श्वसनी श्वसनिकाओं में विभक्त हुई थी, और जो श्वसनिकाएं हैं इनका अंतिम छोर कुपिका या कोश, वायु कोश की हमने बात करी थी, वो कहलाए थे। यह जो डायफ्राम है, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा, मांसपेशियों में जो यह, इसकी सहायता से क्या होती है, वायु अंदर और बाहर फेफड़ों में जाती है। फुफ्फुस की हमने बात कर ली, फेफड़े की। अब बात हो रही है पसलियां। जो ये पसलियां हैं, जो ये फेफड़े हैं, इन पर एक तरह से आवरण या इनके रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। तो जो पसलियां रहती है, ये आप सब स्पर्श करके भी अपनी शरीर पर पता कर सकते हैं। पसलियां जो रहती है मानव के शरीर पर, यहाँ पर पसलियां बनी हुई है। तो इन पसलियों की जो हम बात करते हैं, क्या करती है, फुफ्फुस या फेफड़े जो रहते हैं इनके रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अब देखो, आप यहाँ पर श्वसन व श्वसनिकाएं हैं, इनको अलग अलग भागों में विभक्त हुई है, और लास्ट में जाके ये जो कुपिका है ये इस तरह से इस पर लगी रहती है। तो जो आज हमने मानव श्वसन तंत्र है इसके बारे में पढ़ा। जो अब हम नेक्स्ट क्लास जो रहेगी दोस्तों, हमारे आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो मानव श्वसन तंत्र के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे, जो श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है, श्वसन के क्या प्रकार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।